वेलकम बैक नाजरीन। रूबी चैनल की खास पेशकश गोशा गयूर में आज स्टूडियो में हमारे साथ पहली बार एक नहीं दो मेहमान हैं। ये मेहमान हजरात हैदराबाद में एक बड़े सेमिनार को अटेंड करने के लिए आए हैं। हमारे शहर में नरेंद्र मोदी साहब की तशरीफ आवरी होने वाली है, तो एक तरह का खौफ का माहौल तो है शहर के अवाम में, क्योंकि होता यह है कि जो किसी तरह की कोई इश्तियाल अंगेज बात, किसी तरह की कोई नागवार किस्म की बात जरा सी कह दी जाती है तो हालात बिगड़ जाते हैं और एकदम स्थिति जो है नियंत्रण के बाहर हो जाती है। यूं कहना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन बिगड़ जाता है। तो वैसी सूरत में इस सेमिनार को एड्रेस करने के लिए यह साहबान गुजरात से तशरीफ लाए और उनका मकसद सिर्फ यह है कि वो किसी एक व्यक्ति को बुरा कर साबित करके कुछ गेन नहीं करना चाहते। वो चाहते कि हम हजारों लाखों करोड़ों आवाम जो है हालात को सही तौर पर समझें और सही नतीजे पर पहुंचकर सही इकदाम करें, सही प्रिकॉशंस लें। तो आइए गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम महेश पांड्या साहब से सवाल करते हैं कि अगर ये सूरत हाल है तो आने वाले 1914 के चुनाव में वो किस तरह से देखते हैं हालात को कि क्या होंगे। वो तो शुरू से कर दिया है कि मीडिया हाइप है जो आईटी का यूज़ करना, सोशल मीडिया का यूज़ करना और इतने सरकारी खर्चे पे वो काम कर रहा है और सबको यूथ को फेसबुक में, ट्विटर में सबको बांध के रखे है कि भाई गुजरात का हालत है। और गुजरात की जो असलियत है वो मीडिया में आने देते नहीं है। उसकी ही बात आए, वो एक प्रयास कर रहा है तो लगे हुए हैं इसके पीछे। और इंडस्ट्रीज को तो फायदा ही है, तो इसीलिए इंडस्ट्रीज भी उसको उठा रही है कि भाई नरेंद्र मोदी जैसा कोई आदमी ही नहीं है ये देश में, जैसे कोई पैदा ही नहीं हुआ है। गांधी भी इसके पीछे थे, ऐसा एक दिखावा कर रहे हैं। लेकिन ये आदमी जो आएगा तो डिक्टेटरशिप जरूर आएगी। तो हमारा जो लोकशाही है, जो गुजरात के ही गांधी ने हमको आज़ादी दिलाई, वही आज़ादी गुजरात के ही ये आदमी शायद छीन लेंगे और फिर से महासत्ताओं के हम गुलाम हो जाएंगे। ऐसी हमको बहुत बड़ी चिंता है साहब। जी 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 जी। और शाह साहब, आप कैसे देखते हैं ये हालात को? मैं ऐसा समझता हूं कि गुजरात में बीजेपी है ही नहीं। जी देखिए आप, जो कुछ भी हो रहा है वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जी, कोई बीजेपी कर ही नहीं रही। वहां बीजेपी का एक भी आदमी नरेंद्र मोदी को पूछे बिना पानी भी नहीं पी सकता। मतलब ये कि आप पार्टी है ही नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति है। अब आप देख लीजिए, वही प्रकार की स्थिति सारे देश में हो रही है। बीजेपी मतलब मोदी, मोदी मतलब बीजेपी। जी जी। तो ये जो हालत हो रही है, मुझे लगता है कि एक इनर पार्टी डेमोक्रेसी जो बीजेपी में थी वो आज नहीं दिखाई देती। और शायद वो स्थिति आ जाएगी कि जो कुछ वो कह रहा है, वो चाह रहा है, वही होगा बीजेपी में। और मैं ये सब समझता हूं कि अगर वो मान लो कि हालांकि उसके चांसेस नहीं है, लेकिन मान लो कि वो बन गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो गुजरात का मॉडल है डेवलपमेंट का, जिसमें आम आदमी के लिए कोई चिंता नहीं है, वो मॉडल सारे हिंदुस्तान में आ जाएगा कि जहां वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्हीं के लिए सारा विकास होगा। मतलब कंपनियों का विकास, मतलब आप समझो कि सारे देश का विकास, सारे हिंदुस्तान का विकास। मतलब ये हो गया कि आप पिछड़े हैं, आपकी शिक्षा के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में कुछ नहीं होगा। मैं आज सुबह ही जहां मैं ठहरा था वहां से ये फेडरेशन जो है उसकी बिल्डिंग कर जा रहा था, आंध्र प्रदेश चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मैं रास्ते में ही बता रहा था कि आप गुजरात के विकास की बात करते हैं। मैंने देखा कि ये हैदराबाद के जो रास्ते हैं वो ऐसा रास्ता, इतना अच्छा रास्ता, आप अहमदाबाद में आइए और खुद देख लीजिए, 1 किलोमीटर लंबा भी आपका इतना अच्छा रास्ता आपको नहीं मिलेगा। मैं अहमदाबाद की बात कर रहा हूं, मैं बड़ौदा के, जामनगर की, सूरत की या भावनगर या राजकोट की बात नहीं कर रहा हूं। तो कौन सा विकास किया? आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं ना, तो आप उसके बारे में भी देख लीजिए। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो विकास हुआ है वो विकास सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए किया गया है। आप एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक आंकड़ा और देना चाहूंगा कि 1990 से लेके 2000 तक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो भी जमीनें किसानों से ली गई, उसके बदले में उनको जो मुआवजा दिया गया, वो मुआवजा पर एकड़ 1,36,000 रुपये का था। जी। अब 2000 से 2006 तक
जी। जो जमीनें ली गई, जी। मतलब वो मोदी के शासन के दौरान ली गई किसानों से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, जी। तो आप सब जानते हैं कि सारे देश में और दुनिया में जमीनों के दाम बढ़ रहे हैं जी। जबकि किसानों को जो पहले 1,36,000 रुपया थी जी। वो आज 39,000 रुपया दिया गया पर एकड़। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि किसानों से जमीनें ले ली गई और उनको कम पैसा दिया गया और वो सस्ती जमीनें उद्योगों को ली गई। अब वो फिर चाहे वो अंबानी हो, टाटा हो या बिरला हो या मालिया हो, कोई भी कहेगा कि नरेंद्र मोदी ही प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। जो टाटा की नैनो पश्चिम बंगाल से गुजरात में आई, आप आंकड़ा देख लीजिए, 33,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी, 33,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी सिर्फ एक प्लांट के लिए दी गई और 10,000 करोड़ रुपया तो सिर्फ 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया गया है। व्हाट अ शेम। तो फिर आप कहेंगे कि विकास किसके लिए हो रहा है गुजरात में? तो मैं ऐसा समझता हूं कि विकास जो हो रहा है वो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए हो रहा है। लेकिन आप अगर ये कन्वेंशनल पैरामीटर से भी देखेंगे तो मैं समझता हूं कि गुजरात का विकास नहीं हुआ। अभी जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े बता रहे हैं कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई, उसमें गुजरात का नंबर 6 है, आंध्र प्रदेश के बाद है। 5 राज्य ऐसे हैं जिसमें गुजरात से ज्यादा एफडीआई आया है। तो ये आप बड़ा इंडिकेटर है। हाँ, बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि जो मतलब इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट सिर्फ गुजरात में ही हो रहा है और कहीं हो ही नहीं रहा। विकास कहीं नहीं हो रहा सारे हिंदुस्तान में, ऐसा कहा जाता है, वो बिल्कुल मुझे लगता है कि गलत है। ये नरेंद्र मोदी जो है वो और उनकी जो सरकार है, उनके जो इश्तहार है वो सरासर गलत बातें, झूठ बातें कह रहे हैं। मैं ऐसा कहूंगा कि झूठ बोलना उनका धर्म हो गया है। हाउ सैड। पाटिया साहब, इकोनॉमिक फ्रंट पर तो बहुत अच्छी बातें शाह साहब बोल रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, लेकिन आपके नाम के हवाले से, आपके नाम के रेफरेंस से मुझे ये पूछना पड़ता है कि लीगल सिचुएशन वहाँ की कैसी है, जो केसेस हैं वहाँ कैसे हैं, और मरहूम हरेन पांड्या साहब, वो उस केस के बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या हुआ था? क्योंकि यहाँ के बहुत सारे नौजवान, उनकी जिंदगी के बेहतरीन साल वहाँ की जेलों में जो है खराब हो गए और बाद में पता चला वो सारे के सारे जो है एक्विट हो गए। उस पर कुछ रोशनी डालिए। हरेन पांड्या की तो बात है कि वो टाइम पे एनडीए की गवर्नमेंट थी जी। तो जो सीबीआई को गालियां दे रहे हैं आज नरेंद्र मोदी जी, वो सीबीआई ने इंक्वायरी की, इसीलिए गलत केस हुआ है, सब हुआ जी। और अब हरेन पांड्या की पत्नी जागृति पांड्या ने बोला है कि फिर से जांच करो, और जो सही मायने में जिसने मेरे हस्बैंड को मारा है वो पकड़ा नहीं गया है जी। जी। इसके बाद काफी एनकाउंटर हुए जी, 22 एनकाउंटर हुए जी। आप 24 आईपीएस ऑफिसर जेल में है जी। यदि सीबीआई ने तो किसी को पकड़ा ही नहीं है जी, गुजरात की ही पुलिस ने पकड़ा है, सीबीआई ने 2 ही आदमी को पकड़ा है जी। यदि सीबीआई ने भी पकड़े होते और सीबीआई ऐसे बोलते कि वो कांग्रेस वाले थे जी, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों रिहा नहीं करते हैं 24 आईपीएस ऑफिसर को? 6 साल हो गए, आज बंद है जी। तो ये फेक एनकाउंटर करना, ये सब करना ही, और सब वो मोदी को मारने आते थे, आडवाणी को मारने आते थे जी। और जब जेल में शुरू हो गया तब 2006 के बाद कोई आदमी मोदी को मारने नहीं आया। तो एक कैसा चमत्कार हुआ कि जो एनकाउंटर वाले अंदर बंद हो गए तो फिर सब सुधर गए, सब मिलिटेंट ग्रुप, सब त्रासवादी, सब आतंकवादी, सब सुधर गए कि नहीं हमको अब मोदी को मारना नहीं है। तो इतना बड़ा जुठाना फैलाया और निर्दोष लोगों की हत्या की, इसकी वजह से 24 आईपीएस ऑफिसर आज जेल में बंद है। 6 साल से उसको जमानत नहीं मिल रही है। इसरत जैसी छोटी सी लड़की को आतंकवादी बोल के मार देना वो अच्छी चीज नहीं है। यदि आतंकवादी होती भी तो उसको पकड़ो ना, पकड़ के उसकी इंक्वायरी करो, तो जो भी कॉन्स्पिरेसी है वो बाहर आएगी। हम तो ये बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ। यस, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ। और उसकी वो भलाई के लिए कि भी दूसरे ऐसे बनाव ना हो गुजरात में। दूसरी की जो जुडिशरी सिस्टम है हमारी निष्फल की है कि जितने प्लानिंग किया था नरेंद्र मोदी ने जी, नई कोर्ट बनाने की, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की, जजेस की नियुक्ति की जी, 135 करोड़ रुपीस जी
वापस लौटा दिए केंद्र सरकार को, ये नियुक्ति नहीं की जो कैग बोल रहा है, जी तो फिर कैसे न्याय मिलेंगे गुजरात के लोगों को? ये हकीकत है। जी मुझे लगता है कि आपने जो स्थिति बताई और मैंने जो आंकड़े पेश किए, तो मुझे तो गालिब का एक वो शेर याद आ गया जिसमें कहा गया है कि दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दिल के बहलाने को दिल को बहलाने को ये गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमको मालूम है गुजरात की हकीकत, हमको मालूम है गुजरात की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो विद्वान आदमियों की कंपनी में बैठने का ये फायदा होता है, कैसे सिचुएशन पर कैसी प्यारी सी बात जो है सामने आ जाती है। शाह साहब, ये 24 आईपीएस ऑफिसर वाला जो आंकड़ा हमारे पांड्या साहब दे रहे हैं, मुझे उस पर थोड़ा सा कुछ डाउट है। क्या उतने आईपीएस ऑफिसर हैं? पुलिस ऑफिसर्स ऑल पुट टुगेदर में भी यस, सॉरी पुलिस ऑफिसर आईपीएस 7-8 है, लेकिन सीनियर ऑफिसर, जी हाँ, सीनियर ऑफिसर, मैं करेक्ट दिस थिंग, नॉट आईपीएस है 7-8 है, लेकिन सीनियर रैंक के ऑफिसर अंदर है। लेकिन सवाल इस बात का है ना रहमान साहब कि अगर किसी सरकारी अधिकारी इतने बड़े पैमाने पर जेल में जाए जी तो किस प्रकार का ये गुड गवर्नेंस है? जी। अगर आईएएस ऑफिसर्स वो आपकी सरकार को ये कहे कि हमें यहाँ नौकरी नहीं करनी है और वो इस्तीफा दे रहे हैं, अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले ही एक आईएएस ऑफिसर जो अमेरिका की विजिट पर हैं, वहां से उन्होंने इस्तीफा भेज दिया कि मुझे आपके यहाँ नौकरी नहीं करनी। तो आप बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में अंतिम 63 सालों में ऐसी कोई राज्य सरकार आप बताइए कि जिसमें इतने बड़े पैमाने पर पुलिस अफसर जेल में बंद हो और इतने बड़े पैमाने पर आईएएस ऑफिसरों ने इस्तीफा दिया हो। बताइए आप कोई भी सरकार ऐसी राज्य सरकार हो तो। एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ, रजनीश राय जिसने पहले 2 आईपीएस ऑफिस को अंदर कर दिए फेक एनकाउंटर में, वो रजनीश राय को प्रतिनियुक्ति पे भेजा दिल्ली, अब वापस आया तो उसको ड्यूटी नहीं दे रही है मोदी सरकार। तो ऐसे 3-4 पुलिस ऑफिसर है जो उसको ड्यूटी नहीं दे रही है और वो ऐसे ही बैठे हैं। और संजीव भट्ट साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? जी आप बताओ हेमंत भाई। संजीव भट्ट साहब ने तो और बातों में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो गोधरा में ट्रेन जलाई गई, डिब्बा जलाया गया, उसके बाद एक मीटिंग हुई थी जिसमें नरेंद्र मोदी मौजूद थे और संजीव भट्ट जी ने ये कहा है कि वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें नरेंद्र मोदी ने ये बताया कि आप हिंदुओं को अपना जो आक्रोश है वो व्यक्त करने दो। अब आप बताइए कि जो मीटिंग थी उसमें करीब 20-25 लोग तो होंगे या 10-12 लोग होंगे जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। क्यों उसमें से एक भी बंदा नहीं बोल रहा कि हाँ वो उस मीटिंग में थे जिसमें ये नरेंद्र मोदी ने बताया था? एक अकेला ही संजीव भट्ट बोल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का माहौल खड़ा किया गया है वो माहौल है फियर का, डर का। ठीक है, तो वो डर का, भय का जो माहौल खड़ा किया गया है पूरे गुजरात में, ग्रेवयार्ड कहा राम पुनियानी साहब। यस, वही हो रहा है कि ये कब्रिस्तान की शांति हो गई है गुजरात में। अब वो कह रहे हैं, आपने ये बात उठाई तो मुझे याद आ रहा है कि वो कह रहे थे ये अंतिम 10-12 सालों में गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ। अरे भैया, ये 10-12 सालों में दंगा नहीं हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आपने ही शांति रखी है। आप गुजरात का इतिहास ले लीजिए, 1958 में महागुजरात का आंदोलन हुआ था, मतलब फॉर बाइफर्केशन ऑफ बॉम्बे स्टेट एंड टू एस्टैब्लिश गुजरात स्टेट। उसके बाद 1969 में पहली बार गुजरात के इतिहास में पहली बार कम्युनल राइट्स हुए, बड़े दंगे हुए 1969 में। उसके बाद बड़े दंगे हुए 1985 में, जो हिंदू मुस्लिम राइट्स थे। उसके बीच में नवनिर्माण आंदोलन आया 1974 में। उसके बाद 1980 में थोड़े से पैमाने पर एंटी रिजर्वेशन आंदोलन भी हुआ, लेकिन जो कम्युनल राइट्स हुए वो 1985 में हुए। 1969 से लेके 1985 कितने साल हुए? 16 साल। 1985 में जब कम्युनल राइट्स हुए, उसके बाद हुए 1992 में, तो मतलब 7 साल हुए जब वो बाबरी मस्जिद गिराई गई, तब की बात है।
और 1992 के बाद हुए 2002 में, उस वक्त कितने साल हुए? 10 साल हुए। जी हाँ, तो जी। आपने ही 10 साल शांति रखी, उसके पहले तो दंगे होते ही रहते थे, आम तौर पर हर रोज होते रहते थे। ऐसी गलत बातें करना, ये मुझे लगता है कि एक शासक को शोभा नहीं देता। जी जी। तो शांति होना ये अच्छी बात है जी। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि वो शांति सिर्फ इनकी सिद्धि नहीं है। जी जी। वो पूरे गुजरात में जी। करीब 10, 15, 12 सालों में जी। कुछ न कुछ प्रकार का कुछ आंदोलन होता रहता है। जी। उसके तहत वो हुआ था। जी। लेकिन आपका जो रवैया था, आप एक शासक के तौर पर वहां बैठे हुए थे, जी। तो आपने जी। किया क्या? जी। ये सबसे बड़ी बात है। सही। जी। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने आपको पहले मार डाला, फिर कहा कि अब तो आप शांत हो गए हैं, जी। तो अब ये शांति तो मैंने खड़ी की है। जी। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी नाचीज वाली बात है। बहुत सही। और मैं ऐसा समझता हूं कि अगर पूरे देश में बीजेपी आ जाए और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाए, जी। तो ये जो पोलराइजेशन हो रहा है, जी। देखिए मैं आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा। जी। 2007 का जी। असेंबली इलेक्शन हुआ जी। गुजरात में, जी। उसके करीब 8-10 महीने पहले से बीजेपी ने, खुद बीजेपी ने जी। पटेलों का सम्मेलन बुलाया, जी। फिर ब्राह्मणों का सम्मेलन बुलाया, जी। फिर ओबीसी का सम्मेलन बुलाया, जी। फिर एससी का सम्मेलन बुलाया, जी। फिर एसटी का सम्मेलन बुलाया। जी। गुजरात के इतिहास को आप देख लीजिए 1960 से लेकर आज तक का, तो आपको पता चलेगा कि 2007 में पहली बार जी। ये कम्युनिटी वाइज सम्मेलन बुलाए गए पॉलिटिकल पार्टी ने। जी। जी। उसके बाद कांग्रेस ने भी शुरू किया, जी। लेकिन आपने किया तो कांग्रेस को करना पड़ा। जी। तो ये पोलराइजेशन सिर्फ हिंदू मुस्लिमों के बीच नहीं हो रहा, जी। जी। विद इन हिंदू कम्युनिटीज भी हो रहा है। जी। और ये किसने शुरू किया? जी। ये नरेंद्र मोदी ने शुरू किया, जी। जी। उसकी बीजेपी पार्टी ने शुरू किया। जी। जी। इसलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी है ही नहीं, जी। सिर्फ नरेंद्र मोदी ही मोदी है। जी। मोदी मीन्स बीजेपी और बीजेपी मीन्स जी। मोदी। जी। जैसा कि वो देवकांत बरुआ कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, जी। तो 1975 से पहले उन्होंने एक बार कहा था कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। जी। जी। तो बस वैसा ही माहौल जी। आजकल नरेंद्र मोदी के लिए खड़ा हो रहा है। पांड्या साहब, हम जब से जो है मोदी साहब के बारे में बात कर रहे हैं और बीजेपी के शासन पर भी जो है उसका इफेक्ट पड़ता है, ऐसा भी समझ सकते हैं लोग कि मुमकिन है कि आप लोग एंटी बीजेपी हैं, एंटी नरेंद्र मोदी हैं। उस बारे में आप क्या कहेंगे कि ऐसा नहीं है? क्योंकि कांग्रेस का जो रोल रहा है इतने सालों में, वो भी कुछ ऐसा नहीं है कि उनको हार फूल पहनाए जाएं। हम एंटी बीजेपी ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि एंटी कांग्रेस है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से हमको लेना देना नहीं है। जी। हमें व्यक्ति विशेष को क्यों कर रहे हैं कि जो डिक्टेटरशिप हमने देखी है, जी। वो हमारे टाइम में तो, जब मैं तो यूथ हूँ, मैं जब इमरजेंसी में तो मैं छोटा था, तो वो टाइम पे डिक्टेटरशिप पता नहीं है, लेकिन जो हो रही है तो इसीलिए हम कर रहे हैं। तो हम एंटी बीजेपी ऐसा बोलना गलत है, एंटी कांग्रेस और एंटी यूपीए और एनडीए ऐसा नहीं है। जी। हम सिर्फ नरेंद्र मोदी का जो रवैया है, जी। जी। जो लोकशाही परंपरा के खिलाफ है, जी। उसके खिलाफ हम हैं। और हमारी मूवमेंट वही है कि ऐसा अनडेमोक्रेटिक आदमी को प्रधानमंत्री के तौर पे उपसाना और लाना वो उचित नहीं है, वो देश की बर्बादी है। इसके लिए ही हम खड़े हुए हैं। हम कोई पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम बहुत स्पष्ट करते हैं। और हम किसी के इसको वोट दो और इसको वोट दो हम बोलते ही नहीं है। हम तो सिर्फ उसकी ही बात कर रहे हैं कि जिसने जो किया है, इसकी बात हम कर रहे हैं और वो बताने के लिए। मुझे लगता है इसके बारे में कि ऐसा मत सोचिए कि हम किसी पार्टी के लिए ये बात कह रहे हैं। जी। मैं ऐसा समझता हूं कि हम लोकतंत्र के लिए बात कर रहे हैं। बेशक, बेशक। पूरे हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र आज है, डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है, वो डेमोक्रेसी 1945 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ खड़ी हुई 1947 में जब हमको आजादी मिली, तो उसके बाद कम से कम 125 देश इस दुनिया में स्वतंत्र हुए। बताएं आप कहाँ डेमोक्रेसी है? जितनी अच्छी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है। तो हम उस डेमोक्रेसी को, उस प्रजातंत्र को हम बचाना चाहते हैं। इसीलिए हम ऐसी व्यक्ति के खिलाफ बोल रहे हैं कि जो खुद में अपने आप में डिक्टेटोरियल
टेंडेंसी रखते हैं। जी। मैं उसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी ने 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 ये 6 वाइब्रेंट गुजरात की समिट की कि जहां पूरे देश से और पूरी दुनिया से वहां इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया गया। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि एक डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक स्टेट का एक सिटीजन होने के नाते अगर मुझे कुछ उसका विरोध करना है तो मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? आप बताइए मुझे दर्शक सब लोग। तो मैं कर सकता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी की जब वाइब्रेंट समिट होती है उसके 1 महीने पहले से वहां पर सेक्शन 144 लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? ताकि वहां जो मेहमान आ रहे हैं देश और विदेश से और उद्योगपति आ रहे हैं तो उनको नहीं लगना चाहिए कि गुजरात में कुछ विरोध है। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है? मैं ऐसा ये समझता हूं कि गुजरात में ओपन मीडिया है तो हाँ दिखावे के लिए है, और आप कहेंगे कि जुडिशियरी है, हाँ है, असेंबली है, हाँ है, ये सारा सुपर स्ट्रक्चर डेमोक्रेसी का है, फिर भी डेमोक्रेसी नहीं है। यही एक आश्चर्यजनक बात है जो नरेंद्र मोदी ने खड़ी की है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि अगर हमें लोकतंत्र को बनाए रखना है, मजबूत करना है और सारी दुनिया को दिखाना है कि ऐसा लोकतंत्र होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये बंदा जो है वो सबसे खतरनाक बंदा है प्रजातंत्र के लिए। जी पांड्या साहब, मैं आपसे फिर शाह साहब से भी ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके विचार क्या हैं, शाह साहब के विचार क्या हैं। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार, राजस्थान की बीजेपी सरकार, वो ऐसा लगता है कि वो नाखुश भी हैं नरेंद्र मोदी के प्रोजेक्शंस को लेकर, और ये भी है कि उनकी लाइन ऑफ थिंकिंग वैसी नहीं है जैसी नरेंद्र मोदी की है, या ऐसा लगता है कि बीजेपी ने खामोशी से अपनाई हुई है नरेंद्र मोदी की लाइन ऑफ थिंकिंग। आप कैसा देखते हैं कि 2014 में उन लोगों का क्या रोल रहेगा? वही तो नहीं, बीजेपी पार्टी है इसीलिए वो काम तो करेंगे, क्योंकि जब हाईलाइट किया गया है नरेंद्र मोदी को तो पार्टी में होते हुए तो सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो अभी जो उसके चीफ मिनिस्टर ने जो यात्रा निकाली मध्य प्रदेश में, तो इसमें नरेंद्र मोदी का फोटो नहीं था, ताकि आज आप आंध्र प्रदेश में देखो, हैदराबाद में देखो तो मोदी का फोटो बहुत दिखता है, लेकिन उसने नहीं लगाया और उसने सिर्फ से आंसर दिया कि वो तो मेरे बड़े भाई है, ये छोटे छोटे काम में मैं क्यों लगाऊं उसका फोटो। तो ये मुझे एक बात और भी कहने का मन कर रहा है कि जिस पार्टी के नेताओं ने, चाहे वो अडवाणी जी हो, चाहे वो वाजपेयी जी हो, कि जिन्होंने इंदिरा गांधी जब सरमुखत्यार हो गई तो उनका विरोध किया, वो जेलों में गए। नरेंद्र मोदी खुद गए थे जेल में, ठीक है, वो कितनी बड़ी बात थी उस वक्त जेल में जाना 1975-77 के दौरान। सवाल इस बात का है कि जिस पार्टी ने सरमुखत्यार शाही का विरोध किया था, राइट, आज वही पार्टी एक सरमुखत्यार को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। ये सबसे बड़ी विडंबना है भारत की, ऐसा मुझे लगता है। जी मध्य प्रदेश सरकार का कम से कम ऐसा लगता है कि बड़ा स्ट्रांग ऑपोजिशन दिखा रहे हैं वो। तो वैसी सिचुएशन में आइंदा जनरल इलेक्शंस के बाद जो है मोदी साहब का नाम अगर पुश होता है फर्दर, उसके लिए अगर वो उनके पास वैसे आंकड़े आ जाते हैं तो यूं लगता है कि उनको बिहार से भी जो है प्रॉब्लम आएगा। उनको बिहार से तो खैर है ही है ऑलरेडी, लेकिन और जो बीजेपी की सरकारें हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, वहाँ की सरकारों से जो है इनको अपोजिशन आएगा। तो उसको मैं एक सिल्वर लाइनिंग के रूप में देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि ऑल इज नॉट लॉस्ट, अभी भी रैशनल एलिमेंट्स आर देयर इवन इन द ऑपोजिशन पार्टीज। राइट। जी एग्री। मैं इस बात में बताता हूँ कि गुजरात में भी अब देखो तो असेंबली का इलेक्शन है, मोदी अच्छी तरह से जीत जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स ये बताना चाहता हूँ कि 2002 में 121 सीट थी, 2007 में कम हुई 117 थी, और अभी काफ़ी कम हुई, तो पॉपुलैरिटी कम हो गई है। लेकिन जो पार्लियामेंट की बात होती है, इसमें केशुभाई की सरकार जो बीजेपी की थी वो टाइम पे 21 सीट बीजेपी की थी। आज मोदी के शासन में पार्लियामेंट की सीट भी कम हो गई है। तो मध्य प्रदेश में भी मैं ये देख रहा हूँ कि जब असेंबली की, जनरल असेंबली का इलेक्शन होगा तब बीजेपी जीत जाएगी। जब पार्लियामेंट का इलेक्शन आएगा तो डेफिनेटली एमपी में, मध्य प्रदेश में बीजेपी को, मोदी को चलते हुए इतनी सफलता नहीं मिलेगी। जी आप क्या कहते हैं शाह साहब? मैं ऐसा समझता हूं कि अभी जो एनडीए है उसमें कितने लोग हैं? एक अकाली दल है, एक शिवसेना है, और एक बीजेपी खुद है, और तो कोई उसके साथ है नहीं।
वाजपेयी जी ने जब सरकार चलाई थी तो उनके साथ 28 पॉलिटिकल पार्टियां थी। राइट सर। अब अडवाणी जब ये कह रहे हैं कि कोएलिशन के लिए पार्टियां चाहिए, अकेली बीजेपी तो खुद 272 सीटें नहीं लाने वाली, वो तो खुद भी जानते हैं। जी हाँ, ठीक है। अब सवाल इस बात का है ना कि कौन उनके पास आएगा, कौन उनके साथ रहेगा। एनडीए के बाहर होते हुए भी कौन उनको साथ देने वाला है। जी। आज की स्थिति में ऐसा नहीं लगता कि एक या दो पार्टी के सिवा कोई एनडीए को साथ दे और एनडीए का या बीजेपी का प्रधानमंत्री बने। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार का कोएलिशन पॉलिटिक्स हमारे यहाँ कम से कम 1996 से शुरू हुआ है, उसमें आपको जो कोएलिशन धर्म बजाना चाहिए वो धर्म बीजेपी अभी नहीं कर सकती, क्योंकि नरेंद्र मोदी का नाम आते ही सारी पार्टियां अलग हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है एनडीए के लिए। जी जी। नाजरीन, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे शो का अख्तिताम हो रहा है वक्त की कमी की वजह से। अब हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी आपसे भी और हमारे इन खास मेहमानों से भी। इन लोगों ने जैसी जैसी बातें कहीं हमसे हमारे सामने रखी, वो बातें हमारे लिए एक आई ओपनर, एक चौंका देने वाली बातें हैं। जो फिगर्स इन्होंने दिए वो हमारे लिए वाकई एक लम्हा फिक्र की तरह सामने जो है आए हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हमको अपने पॉलिटिकल, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को बचाने के लिए किस तरह जिम्मेदार शहरियों की तरह अपने हुकूक को इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए विदा लेते हैं हमारे मेहमानों से, हेमंत शाह साहब से, महेश पांड्या साहब से, और उनका शुक्रिया अदा करते हुए रूबी चैनल की तरफ से, गोशे गयूर की तरफ से, हमारी टेक्निकल टीम की तरफ से और हमारी नाजरीन की तरफ से बेहद शुक्रिया आप साहिबान के हमारे पास आने का। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार।